तो सभी विद्यार्थियों का स्टूडेंट्स चॉइस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए हमारा चैप्टर नंबर 3 पिछले टॉपिकों में चल रहा है। इस बार हम टॉपिक नंबर 3 लेकर आए हैं, धातु एंड अधातु का, मेटल एंड नॉन मेटल जो चल रहा है हमारा, उसका टॉपिक नंबर 3 है, जिसमें आज हम खनिज और अयस्क एवं उनके समृद्धिकरण को समझेंगे। तो देखिए हमारी सबसे पहली हेडिंग है खनिज। खनिज किसे कहते हैं? तो देखिए खनिज क्या है? जैसे कोई धातु हमें जिस रूप में प्राप्त हो रही है प्रकृति से, कोई भी धातु है जिस रूप में हमें प्राप्त हो रही है, वो सबसे पहले खनिज है। अथवा कहिए खान जो होती हैं हमारी, जैसे पत्थर की खानें होती हैं जहां से पत्थरों को तोड़कर निकाला जाता है, और सोने की भी खानें हैं। आपने सुना ही है कर्नाटक के कोलार राज्य में ये सोने की खान है जहां से हम सोना प्राप्त करते हैं। ऐसे ही सबकी अलग अलग खानें होती हैं। तो खान से जो हमें धातु प्राप्त होता है उसे खनिज कहते हैं। उसमें अशुद्धियां अनेक प्रकार से मिली होती हैं। तो हमारी मूल परिभाषा है खनिज किसे कहते हैं? तो खान से प्राप्त धातुओं को खनिज कहते हैं। तो हमारी पहली आज की हेडिंग है, या कहिए प्रकृति में जिस रूप में धातु एवं उसके यौगिक जिस रूप में प्रकृति में जिस रूप में धातु एवं उसके यौगिक हमें प्राप्त होते हैं वे खनिज कहलाते हैं। खनिज कहलाते हैं। तो समझ गए होंगे। अथवा में हम लिख सकते हैं, अथवा है हमारा खान से प्राप्त खान से प्राप्त धातुओं को खनिज कहते हैं। खनिज कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा खनिज किन्हें कहते हैं। धातु खान से हमें जिस रूप में मिल रहा है वो सबसे पहले खनिज है। इसके बाद में हमारी अगली हेडिंग आती है अयस्क। तो अयस्क किसे कहते हैं? है तो ये खनिज ही, धातु है, लेकिन अयस्क में कुछ अशुद्धियां होती हैं जिनको हम सामान्य रूप से कम खर्च में व्यावहारिक रूप से शुद्ध करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हम कंकड़ ही मान लें, मिट्टी से हमने कंकड़ उठाया, उससे धूल मिट्टी कंकड़ और भी कुछ अन्य छोटे छोटे टुकड़े चिपके हुए होते हैं, जिनको हम सामान्य विधि से पोंछ करके और धो करके शुद्ध कर दें, तो तब यह क्रिया हमारी अयस्क कहलाती है। तो समझ गए होंगे। दूसरी हेडिंग है हमारी अयस्क। नंबर 1 थी ये, नंबर 2 तो खनिज से या खनिज के रूप में जो धातु प्राप्त होती है उन्हें सामान्य विधियों द्वारा
व्यावहारिक रूप से या सामान्य विधियों द्वारा कम खर्च में व्यावहारिक रूप से शुद्ध करना अयस्क कहलाता है। अयस्क कहलाता है। तो समझ गए होंगे, यानी है तो वही धातु, लेकिन हम कैसे प्राप्त कर रहे हैं? सामान्य विधि द्वारा, नॉर्मल विधि द्वारा यदि उसे शुद्ध कर देते हैं तो वही धातु, वही खनिज हमारा अयस्क कहलाता है। अब इसके बाद में हमारी अगली हेडिंग चल रही है अयस्कों का समृद्धिकरण। यहां मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, यहां हेडिंग है हमारी मैट्रिक्स, आधात्री या गैंग कहिए। नंबर 3 है मैट्रिक्स या आधात्री या गैंग। ये तीनों, चाहे तो मैट्रिक्स कह दीजिए, चाहे आधात्री कह दीजिए, चाहे गैंग कह दीजिए, तो तीनों ही एक ही है। तो धातुओं में या कहिए अयस्कों में मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि अशुद्धियां होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं, गैंग भी इंग्लिश में ही बोलते हैं, आधात्री कहते हैं। तो समझ गए होंगे, यानी अयस्कों में मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि अशुद्धियां होती हैं, जिन्हें मैट्रिक्स या जो भी है आधात्री गैंग कहते हैं। तो समझ गए होंगे सभी विद्यार्थी। अपनी जो यदि कोई हेडिंग नहीं आती है तो बाद में भी, अभी मैं ऑनलाइन नहीं चला पा रहा हूं, बाद में भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो बाद में हम अगली वीडियो में आपको समझाने की कोशिश भरपूर रहेगी और समझाएंगे भी। कहीं भी तुम्हें त्रुटि दिखाई देती है मुझे तुरंत कमेंट करिए। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा खनिज क्या है। खान से प्राप्त अयस्कों को खनिज कहते हैं, सॉरी, खान से प्राप्त धातुओं को खनिज कहते हैं। अयस्क क्या है? खनिजों से ही जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें सामान्य विधियों द्वारा दूर कर लिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, तब जो हमें प्राप्त होता है उसे अयस्क कहते हैं। अब इसमें अयस्कों में अशुद्धियां होती हैं, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, धूल इत्यादि अशुद्धियां होती हैं। इनको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं, आधात्री कहते हैं, गैंग कहते हैं। तो समझ गए होंगे। अगली हमारी हेडिंग है धातु कर्म। नंबर 4 है धातु कर्म या कहिए धात्विकी। धातु कर्म या धात्विकी। तो यहां समझेंगे धातु कर्म किसे कहते हैं। धातुओं को शुद्ध करने के लिए कुछ कर्म करना पड़ता है, अर्थात कहिए अयस्कों में मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि अशुद्धियां होती हैं, इनको दूर करना, इनको अलग करना धातु कर्म कहलाता है। तो समझ गए होंगे आप धातु कर्म क्या है। धातु कर्म है आपका धातुओं को उनके अयस्क से अलग करना, निष्कर्षित करना। धातुओं को उनके अयस्क से, अयस्क क्या है उसमें अभी कुछ नहीं, बहुत अशुद्धियां हैं,
इनको अलग करना, दूर करना धातु कर्म कहलाता है। अयस्कों से निष्कर्षित करना, निष्कर्षित करना धातु कर्म कहलाता है, धातु कर्म कहलाता है। तो धातु कर्म कहिए या धातु की कहिए, एक ही बात है। अगली है हमारी अयस्कों का समृद्धिकरण। नंबर 5 हेडिंग है अयस्कों का समृद्धिकरण, समृद्धिकरण या कहिए सांद्रण। अयस्कों का सांद्रण, सांद्रण मतलब शुद्ध करना। तो अयस्कों का है तो इसे कहेंगे अयस्कों में अनेक मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि की अशुद्धियां होती हैं या आदि अशुद्धियां होती हैं, अशुद्धियां होती हैं जिनको दूर करना, अलग करना क्या कहलाता है? सांद्रण कहलाता है। अयस्कों का सांद्रण कहलाता है, कहलाता है। तो सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे अयस्कों का सांद्रण क्या है, समृद्धिकरण क्या है। अयस्कों से मिट्टी, कंकड़, पत्थर, धूल आदि की अशुद्धियों को अलग करना, दूर करना अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। तो इसके अयस्कों के सांद्रण की कुछ हमारी विधियां हैं और वो विधियां हैं जिन अयस्कों को हम पीस करके, अयस्क में अनेक अशुद्धियां होती हैं और सांद्रण के बाद भी जो अशुद्धियां बच जाती हैं उन अशुद्धियों को हम अलग अलग विधियों से प्राप्त करते हैं। तो इन हेडिंगों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसके बाद में आप देखेंगे अयस्कों के सांद्रण की कुछ विधियां हैं, सामान्य विधियां हैं, तो आप समझेंगे। तो इनको रफ कर दूं मैं। इसके बाद में है हमारी 6वें नंबर की हेडिंग है अयस्कों के सांद्रण की कुछ विधियां। तो अयस्कों के सांद्रण की विधियां हैं हमारी। नंबर 1, जल से धुलाई या कहिए आप द्रव चालित धुलाई अथवा कहिए तो जैसे नंबर 1 देखिए इधर अयस्कों के सांद्रण, नंबर अगला 7 है हमारा अयस्कों के सांद्रण की विधियां। अयस्कों के सांद्रण की क्या विधियां हैं? नंबर 1, द्रव चालित धुलाई। इसे हम एक और शब्द में कह सकते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। कौन सी? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो जैसे इसमें क्या होता है समझिएगा। पहले द्रव चालित धुलाई में इसमें एक तख्ता लगा दिया जाता है, आप लकड़ी का तख्ता समझ लीजिए। तो इसमें बीच में ये अवरोधक जोड़ देते हैं। अवरोधक जैसे बीच में शॉर्ट में कोई फंटी लगा दी जाए, जिन्हें हम अवरोधक कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे लगा देते हैं और यहाँ पर हम कोई नल की टोंटी लगा करके
पानी को तेज बहाव के साथ गिराते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो इस प्रकार से जब हम लगाते हैं तो जब इसमें से जल गिरता है और हम पिसे हुए अयस्क को, किसको, पिसे हुए अयस्क को या कहिए सल्फाइड अयस्क को, यहां पर हम इस तख्ते पर गिराते हैं और जब तेज बहाव जल का होता है तो उसमें मिले हुए अशुद्धियां जो हल्की होती हैं वो जल के साथ बह करके और नीचे चली जाती हैं, और जो हमारा धातु है भारी होने के कारण इन अवरोधकों में एकत्रित हो जाता है। इसे कहते हैं हम द्रव चालित धुलाई। द्रव मतलब जल को चला करके धुलाई करना। तो यहां समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हमारी अशुद्धियां एकत्रित हो जाती हैं, अशुद्धियां जल के साथ बह जाती हैं और शुद्ध अयस्क, शुद्ध धातु हमें प्राप्त होता है। तो वैसे तो यहाँ शुद्ध नहीं है, लेकिन इस विधि के अनुसार हमारा धातु शुद्ध हो गया। इसे क्या कहते हैं हम, एक विधि ये भी कहते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, इसी को कहते हैं द्रव चालित धुलाई को। तो समझ गए होंगे हमारी हिंदी क्या है। इसे आप यहां लिखूंगा तो बहुत बड़ा पड़ेगा, आप वैसे ही लिख लेना। इसमें एक लकड़ी का तख्ता होता है जिसके बीच में अवरोधक लगाकर इसे क्षैतिज रूप में, यानी क्षैतिज नहीं, थोड़ा सा तिरछा रूप में रख दिया जाता है। जैसे नल की कोई टोटी है और उसके नीचे इसे लगा देते हैं, तब इसमें नल के द्वारा जब तेज बहाव में जल आता है तो तेज बहाव के साथ पिसे हुए अयस्क को जब डालते हैं तो उसमें अशुद्धियां जल के साथ बहकर नीचे चली जाती हैं और धातु भारी होने के कारण इन अवरोधकों में एकत्रित हो जाता है। पहला नंबर आप समझ गए होंगे। नंबर दूसरा है हमारा चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि आपको देखिए, यहां से द्रव चालित से आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें द्रव है, वो चलाया जा रहा है, तेज बहाव किया जा रहा है, तब उसकी धुलाई हो रही है। और यहाँ चुंबक है, चुंबक के द्वारा किसी चीज को अलग किया जा रहा है। तो इसमें समझिए चित्र के माध्यम से, इसमें एक दो रोलर होते हैं। जैसे आपने देखा है, अभी तो समय बदल गया, अभी सभी समरसेबल का जमाना है। कुछ समय पहले जब बोरिंगें हुआ करती थी, कुएं हुआ करते थे, तो उन पर एक अपनी गांव की भाषा में हम पुली बोलते थे। उसमें जो कुएं के अंदर पटा होता था, उस पट्टे को चढ़ा करके उस पर घुमाया जाता था, उसे इंजन की सहायता से घुमाया जाता था। तो ऐसे ही इसमें ये दो रोलर होते हैं और इन पर ये हमारा जो अभी मैं कह रहा था चमड़े का पटा लगा दिया जाता है और इसमें एक रोलर को चुंबकित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? चुंबकित, अर्थात उसमें चुंबक मिश्रित कर दी जाती है। तो जब ये हमारा रोलर घूमता है तो घूमने पर यहां एक ये हॉपर लगा देते हैं और यहां पिसे हुए अयस्क को धीरे धीरे डालते हैं। तो यहां जब हमारा ये पिसा हुआ अयस्क डलेगा, सल्फाइड अयस्क डलेगा, तो ऐसे पटे पर ये घूमता हुआ आएगा और इसकी जो अशुद्धियां हैं, मिट्टी कंकड़ पत्थर आदि अशुद्धियां मिली हुई हैं, वो यहां आकर के इधर गिरेंगी तो ये दूर इकट्ठी हो जाएंगी और जो धातु होगा
वो इस रोलर के चुंबकित होने के कारण इससे चिपक करके यहां आकर के यहां गिरेगा, अर्थात हमें यहां शुद्ध अयस्क प्राप्त होगा और ये अशुद्धियां इधर दूर गिरेंगी, अशुद्धियां। तो समझ गए होंगे, दोबारा समझ लें। इसमें दो रोलर होते हैं जिनमें एक को चुंबकित कर दिया जाता है और इस पर एक चमड़े का पटा चढ़ा होता है जिस पर हॉपर की सहायता से पिसे हुए अयस्क को धीरे धीरे डालते हैं। कैसे डालते हैं? धीरे धीरे। जब ये रोलर घूमता है तो घूमने पर पटा के साथ साथ अशुद्धियां युक्त हमारा अयस्क इसके साथ आता है और यहां चुंबकित होने के कारण धातु हमारा चुंबक से चिपक जाता है और अशुद्धियां दूर गिरती हैं और यहां जैसे ही पटे से अशुद्धियां दूर होती हैं तो यहां शुद्ध अयस्क के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो समझ गए होंगे आप, ये दूसरे नंबर की विधि है हमारी चुंबकीय पृथक्करण विधि। नंबर 30, तीसरे नंबर की विधि है हमारी, तो तीसरे नंबर की विधि हमारी फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि तो आप लोग समझ गए होंगे। फेन प्लवन से, फेन जानते होंगे किसे कहते हैं? फेन कहते हैं हम गंदगी को, अशुद्धियों को। तो जैसे आप चीनी की चाशनी बनाते हो, चाशनी बनाते समय जब चीनी को उबाला जाता है जल के साथ में, तब उसमें झाग के रूप में अशुद्धियां ऊपर आ जाती हैं, उनको अलग कर दिया जाता है तो उसे फेन बोलते हैं उन अशुद्धियों को। लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा है। एक टैंक होता है जिसमें जल भर दिया जाता है, इसमें भर देते हैं हम जल और उसमें हम सल्फाइड अयस्क को मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? सल्फाइड अयस्क। इसको हम इस जल में ही मिला देते हैं। तो जल में मिलाने पर फिर उसके बाद में इसमें हम डाल देते हैं चीड़ का तेल, चीड़ का तेल। उसके बाद में इसे किसी नली द्वारा या पाइप द्वारा इसमें हवा का तेज बहाव यानी तेज हवा इसमें डालते हैं, तेज हवा। तो दोबारा सुने, इसमें एक बड़ा टैंक होता है जिसमें हम जल भर देते हैं और सल्फाइड अयस्क को उस पानी में मिला देते हैं। फिर उसके बाद इसमें चीड़ का तेल डाल देते हैं। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां हैं, वो अशुद्धियां पानी की उपस्थिति में गल करके नीचे बैठ जाती हैं और ऊपर तेल के साथ शुद्ध अयस्क चिपक करके इसकी ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाता है, जिसे हम शुद्ध कर लेते हैं, शुद्ध अयस्क। ये हमें प्राप्त हो जाता है। इस विधि को फेन प्लवन विधि कहते हैं। आप वैसे भी जानते होंगे फेन नॉर्मल रूप में जो हम दावतों में पुआ बनाते हैं उसका भी फेन बनाया जाता है। तो फेन में क्या करते हैं? जल में पुआ बनाने के लिए आटा और गुड़ मिलाते हैं, ऐसे ही इसमें जल में क्या मिला देते हैं? सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क में जब इसे मिला दिया जाता है, जल को, जल में सल्फाइड अयस्क को मिला दिया जाता है और उसके बाद में हम चीड़ का तेल डालते हैं और तेल डालने पर तेज हवा देते हैं। तो हवा के माध्यम से जो पिसा हुआ अयस्क है उसकी अशुद्धियां नीचे तली में बैठ जाती हैं पानी की उपस्थिति के कारण और शुद्ध अयस्क ये तेल के कणों से चिपक कर ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाता है। इस प्रकार से हम शुद्ध अयस्क प्राप्त
कर लेते हैं। इस विधि को हम कहते हैं फेन प्लवन विधि। तो समझ गए होंगे, ये अभी तक हमारी तीनों विधियां थी अयस्कों के सांद्रण की। तो आप इनको आराम से लिख लेना और चित्र के माध्यम से आप समझिएगा। तो इसके बाद में आता है हमारा निस्तापन, भर्जन एवं प्रगलन। तो इसे मैं साफ कर दूं, वो भी अयस्कों के सांद्रण की विधियां हैं। ये पिसे हुए अयस्कों के लिए थी और उन विधियों को समझेंगे। अयस्कों के सांद्रण की विधियां तो सांद्रण की है, लेकिन उन्हें अपचयन के रूप में प्रयोग करते हैं, अपचयन के रूप में। वैसे किताब में दिया नहीं है, उसमें नॉर्मल रूप से दिया हुआ है। नंबर 1 है हमारी निस्तापन, यहीं से शुरू करूं। निस्तापन, निस्तापन क्या है? तो इसे अंग्रेजी में बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो निस्तापन क्या है? किसी सांद्रित अयस्क को, कैसे अयस्क को? सांद्रित अयस्क को, यानी सांद्रण के बाद अयस्क को, शुद्ध होने के बाद अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, हवा नहीं होनी चाहिए, वायु की अनुपस्थिति में गलनांक से नीचे, यानी जो अयस्क है वो गल नहीं पाए, गलनांक से नीचे, और उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। कौन से अयस्क को? सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में गलनांक से नीचे, यानी गलने न पाए, गलनांक से नीचे उच्च ताप पर, उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं, निस्तापन कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं। तो समझ गए होंगे, जब किसी पदार्थ को वायु की अनुपस्थिति में गलनांक से नीचे उच्च ताप पर गर्म करके शुद्ध करने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। समझ में आ गया होगा। दूसरी है हमारी नंबर 2 भर्जन। दूसरी क्या है? भर्जन। भर्जन को समझिए, विधि यही है, सांद्रित अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में, वायु की सीमित मात्रा में, सांद्रित अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में गलनांक से नीचे उच्च ताप पर शुद्ध करने की विधि को भर्जन कहते हैं। तो सांद्रित अयस्क को, अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में, और यही है गलनांक से नीचे उच्च ताप पर, उच्च ताप पर गर्म करके या गर्म करने की प्रक्रिया को, विधि को भर्जन कहते हैं, भर्जन कहते हैं। समझ में आ रहा होगा। तो सभी विद्यार्थी इसे ध्यान से समझ करके लिखा करें। इसके बाद में है हमारी
अच्छा, इसे वर्जन को इंग्लिश में हम रोस्टिंग बोलते हैं, ROSTING, रोस्टिंग। नंबर 3 है हमारी प्रगलना। नंबर 3 क्या है? प्रगलन। तो ये दोनों विधियां समझ में आ गई होंगी। इसके बाद में प्रगलन है जिसे हम स्मेल्टिंग बोलते हैं, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग तो इसे समझें, निस्तापन और भर्जन के बाद, अभी हमारा धातु, हमारा पदार्थ शुद्ध नहीं हुआ है, तो निस्तापित और भर्जन के बाद या निस्तापन और भर्जन के बाद अयस्क में कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं, जिसमें गालक या कोक मिला करके, गालक या कोक मिला करके वायु की उपस्थिति में, लिखता चलें साथ में, तो निस्तापन व भर्जन के बाद अयस्क में कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं, अशुद्धियां रह जाती हैं, जिसमें गालक या कोक मिलाकर, गालक या कोक मिलाकर वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में गलनांक से नीचे उच्च ताप पर, गलनांक से नीचे उच्च ताप पर गर्म करके या गर्म करने की विधि क्या कहलाती है हमारी? प्रगलन, प्रगलन कहलाती है। समझ में आ गई होंगी तीनों विधियां। ये है हमारी अयस्कों के सांद्रण की अपचयन विधि, जो किताब में वास्तविक रूप में दी गई हैं। यही विधियां हैं। वो रासायनिक विधियां मैंने अपनी ओर से बता दी हैं। ये मूल विधियां किताब में आपको इस प्रकार से दी गई हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में 2-3 हेडिंगें और रह गई हैं, जैसे गालक क्या होता है, गालक किसे कहते हैं? अभी इसमें आया है हमारा गालक या कोक मिला करके, गालक या कोक मिला करके, तो ये गालक किसे कहते हैं? या कहिए धातु मल। तो इसे पहले साफ कर दूं, उसके बाद में बताऊंगा आपको। तो आप सभी विद्यार्थी विशेष रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिए, और जितना हो सके अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को जो आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं, उन सबको शेयर करके हमारे इस चैनल को सहयोग दें। इसके बाद में है, अभी मैं बता रहा था गालक, गालक या कहिए धातु मल। तो मल से आप समझ रहे होंगे, मल यानी गंदगी। इसमें तो गंदगी है, लेकिन धातु मल क्या है, गालक किसे कहते हैं? तो इसे अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लक्स एंड स्लैग, सॉरी, तथा है गालक तथा धातुमल। तो गालक तो इंग्लिश में बोलते हैं फ्लक्स, फ्लक्स एंड स्लग, एंड स्लग।
तो पहले गालक समझिए क्या है। जब किसी पदार्थ में जो गालक के रूप में अशुद्धियां होती हैं, गालक जिन्हें बोलते हैं, ये पदार्थ को गला के निकलती हैं। कैसे निकलती हैं? पदार्थ को गला के। तो जैसे वे पदार्थ जो आप समझ लीजिए अयस्क में अशुद्धियों के साथ, अयस्क में अशुद्धियों के साथ ये जो गालक होते हैं हमारे, वे जो पदार्थ में अशुद्धियां होती हैं उनके साथ ये मिल करके जब उच्च ताप पर गर्म होते हैं, के साथ उच्च ताप पर गर्म होकर इससे अलग हो जाते हैं। इससे क्या हो जाता है? अलग हो जाते हैं। तो कैसे अलग होते हैं? गलकर अलग हो जाते हैं। अलग हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? गालक, गालक कहते हैं। तो समझ रहे होंगे आप, वे पदार्थ जो अयस्क में अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर गर्म होकर गलकर अलग हो जाते हैं, उन्हें गालक कहते हैं। और जो अशुद्धियां तरल रूप में निकलती हैं, जो जैसे कहिए यहां से, जो गालक के साथ गलकर अशुद्धियां निकलती हैं, अशुद्धियां निकलती हैं, वे धातु मल कहलाती हैं, मल कहलाती हैं। तो समझिएगा, यानी वे पदार्थ, ये जो गालक है पदार्थ हैं, जो अयस्क में अशुद्धियों के साथ, अशुद्धिन के साथ जब ये उच्च ताप पर गर्म किए जाते हैं तो गल के अलग हो जाते हैं, इनको गालक कहते हैं। उन पदार्थों को तो गालक कहते हैं जो अशुद्धियों के साथ मिलकर अलग होते हैं, और जो अशुद्धियां निकलती हैं उन्हें धातु मल कहते हैं। तो समझ गए होंगे। अब इसके बाद में हमारी अगली हेडिंग है मिश्रातु या मिश्र धातु। मिश्रातु या मिश्र धातु। तो मिश्रातु या मिश्र धातु मतलब मिलमा धातु। जब दो या दो से अधिक धातुएं आपस में मिल करके उपयोगी धातु के रूप में बनती हैं, तब उन्हें मिश्रातु या मिश्र धातु कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक समांगी धातु। समांगी धातु का मतलब है एक दूसरे में मिश्रित हो जाएं। समांगी धातु मिलकर उपयोगी पदार्थ बनाती हैं, मिलकर उपयोगी पदार्थ बनाती हैं। तो उस पदार्थ को, उस धातु को क्या कहते हैं हम? तो उसे मिश्र धातु या मिश्रातु कहते हैं। तो समझ गए होंगे, जब दो या दो से अधिक धातु आपस में मिलकर के एक उपयोगी धातु बनाते हैं जिसे हम उपयोग में ले सकते हैं। जैसे सोना होता है, सोने में कॉपर, तांबा, चांदी, ये अलग अलग रूप से मिला करके हम उससे से आभूषण बनाते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को समझ आ गया होगा, ये मिल करके
एक पदार्थ बनाते हैं जिसे मिश्रातु कहते हैं। तो सभी विद्यार्थी इसके माध्यम से समझते रहें। इसके बाद में हमारी अंतिम हेडिंग है संचारण। संचारण, तो वैसे ये हेडिंग मैंने आपको सबसे पहले चैप्टर में अंतिम हेडिंग के रूप में ये समझाई थी, जिसे मैंने विकृत गंधिता के बाद में आपको समझाया था। तो यहां दोबारा समझ लें थोड़ी सी। जब कोई धातु नमी की उपस्थिति में धीरे धीरे संचारित होने लगती है, धीरे धीरे उसका क्षय होने लगता है, तब उस विधि को, उस क्रिया को संचारण कहते हैं। तो जब धातु वायु या नमी की उपस्थिति में संचारित होने लगती है, तो इस क्रिया को संचारण कहते हैं। तो यहां हमारा एक आगे प्रश्न बनेगा, मैं प्रश्न में आगे समझाऊंगा। अगला टॉपिक हमारा प्रश्नों का रहेगा। यहाँ ये हमारा चैप्टर की जो जितनी हेडिंगें थी वो पूरी आज कंप्लीट होती हैं। एक छोटी सी हेडिंग है धातु का परिष्करण, जिसे मैं किसी प्रश्न में लेकर समझा दूंगा। तो आगे प्रश्न समझिएगा, और जो रह गई है उसे मैं प्रश्नों में कराऊंगा। आज हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, और सभी विद्यार्थियों से विशेष आप मेरा इसे एक अध्यापक होने के अनुसार आप सभी मेरा सहयोग दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक अवश्य करें, और जितना हो सके अपने सगे संबंधियों, जो भी आपके सहपाठी हैं, मित्र हैं, रिश्तेदारी में जो भी पढ़ रहे हैं, उन सबको शेयर करें, जिससे कि सभी इसका लाभ उठा सकें। अभी फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है ये, इसका कोई नहीं है। आप YouTube के माध्यम से समझ रहे हो पाठ को,